रिकॉर्ड स्तर से फिसले अमेरिकी बाजार, करीब 0.5% गिरकर हुए बंद। फेडरल मिनट्स की इंतजार, एशिया में मिलाजुली शुरुआत। मेगा स्पेक्ट्रम नीलामी में हो सकती है देरी, टेलीकॉम सचिव के मुताबिक कंपनियां 1 अक्टूबर के बाद करवाना चाहती हैं नीलामी। यूएस फार्मा कंपनी एश स्टीवन को खरीदेगी पिरामल एंटरप्राइजेज, 350 करोड़ रुपए में होगी डील, अगस्त तक पूरा होगा अधिग्रहण। ऐसा बैट्समैन जो शांति से खेलता है, धीरज से खेलता है, और ये एक टेस्ट करियर बनाया है, जिस टेस्ट करियर में जो 16 साल राहुल द्रविड़ क्रिकेट खेले, उन 16 साल में उन्होंने सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन बनाया। ये ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। शेयर बाजार में धैर्य से ही बनता है पैसा, एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी ने सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी के साथ खास मुलाकात में कहा, सचिन नहीं राहुल द्रविड़ के अंदाज से होगी कमाई। जस्टाइल के नतीजे पेश, मुनाफे में 8% की बढ़त, आय भी 6% बढ़ी, लेकिन एबिटा और मार्जिन्स में गिरावट। त्योहारी सीजन में महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने तैयार किया एक्शन प्लान, बड़े रिटेल स्टोर्स पर बेची जाएगी दाल। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले पारसी नववर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, और आज इस मौके पर हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और जियोजित बीएनपी पारिबा के वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह, और उनसे हम जानेंगे कि आज कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा कमाई कराकर आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए यूएस मार्केट्स का हाल कैसा रहा। क्या कमजोरी देखने को मिली है, और डर यही हो रहा है कि अगले महीने हो सकता है ब्याज दरें बढ़ा दी जाएं। वहां पर जिस तरह के बयान निकल कर आए हर्षदा, उससे चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसका खामियाजा यूरोप के मार्केट्स को भी देखना पड़ा, और एशियाई बाजार भी इसी खराब खबर से आज जूझते हुए। जी हाँ, खासतौर से जब भारतीय बाजार अब सिर्फ ग्लोबल क्यूज पर ही नजर बना रहे हैं, ये क्यूज थोड़े से बगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये मूड को थोड़ा सा पस्त जरूर कर सकते हैं। खासतौर से कल की जो मुनाफा वसूली का शिकार बाजार बना था, उसका फिर असर बनता हुआ दिखाई देगा। इंटरेस्टिंगली स्पीच शायद एफआईआई की ओर से जो खरीदारी का सिलसिला है, होपफुली बहुत कम टाइम बचेगा, क्योंकि अब तक क्योंकि रेट्स वहां पर बढ़े नहीं है, तो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आ रहा है, तो ये भी एक फेयर फैक्टर भारत में अब आना शुरू हो जाएगा और बढ़ना शुरू हो जाएगा कि फ्लोज पर क्या इंपैक्ट रहेगा अगर वाकई में वहां पर रेट हाइक आता है, शायद वो इस महीने के अंत तक या फिर एट द मोस्ट इस साल के अंत तक। तो इंतजार रहेगा कि आज फेडरल जो एफओएमसी है उसके जो मिनट्स आते हैं देर रात, वो किस तरह से निकल कर आते हैं। ध्यान रखिएगा, जुलाई में जो बैठक हुई थी उसमें किस तरह की बातचीत हुई, वो टिप्पणियां में उन्होंने क्या कहा, इसके ऊपर सबकी बाजार की आज नजर होने वाली है। तो देर रात आने वाले मिनट्स होंगे काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन जी हाँ, एफआईआई के फ्लोस जो हर्षदाई बता रही हैं उसके ऊपर नजर रहेगी। बहरहाल अगर कल का हम डेटा देखें तो आपने देखा कि करीब करीब 680 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में उन्होंने खरीदारी करी है। तो अब तक तो डेटा सही है। एफएनओ में आप देखिए उन्होंने करीब करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी करी है, और इस पूरे महीने अच्छा पैसा एफआईआई ने लगाया है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कल 109 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। ये अच्छी बात है हर्षदा इस डेटा में कि वो बिकवाली का जो आंकड़ा है वो छोटा होता जा रहा है। बस अब ये 3 डिजिट से 2 डिजिट में आए और उसके बाद एक 10 का फिगर आए, वो बाजार सुनकर काफी उत्साहित होगा। जी हाँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंसिडरिंग पिछले साल काफी पार्टिसिपेशन दिखाया है। फोकस यही रहेगा कि क्या उनकी ओर से क्या वो पैसा आता दिखाई दे रहा है, क्या वो कैश में बैठे हुए हैं, और खासतौर से रिटेल ट्रेडर्स जो स्टॉक्स में एक्शन दिखा रहे हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाले, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा फ्लो फीका पड़ता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन इंटरेस्टिंग सेशन है, होपफुली इस डेटा के आधार पर शायद शुरुआत थोड़ी सी मजबूती के साथ हुए, लेकिन अगर कुछ बाजार को फीका करेगा वो ग्लोबल क्यूज ही रहेंगे। बिल्कुल, तो फिर क्या एक वॉलेटाइल सेशन की आपको आज भी अपेक्षा करनी चाहिए। चलिए इस सब पर बात करते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं भारतीय बाजारों को। संदीप वागले जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर गुड मॉर्निंग। ये बताइए कि कल का दिन तो काफी वॉलेटाइल था, लेकिन अगर आप देखें निचले स्तरों से सेकेंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। आप बुल्स की साइड हैं या आपको लगता है पलड़ा चेंज करने का समय आ गया है, बेयर्स का पलड़ा थोड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है? कैसे अप्रोच करेंगे आज के सेशन को आप? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षदा।
मैं समझता हूं, मैं अभी भी बुल्स के साइड में हूं। थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ेगी निफ्टी में, शायद इमीडिएट मूव ना आए। वैसे भी मैं कल भी कह रहा था कि निफ्टी में इतना अट्रैक्टिव नहीं है, दो व्यू अभी भी बुलिश है। स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, मैं ये समझता हूं, तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक प्रीफर करूंगा। लेकिन अगर मुझे कुछ एक्शन लेना है तो वो बाय का ही होगा, बाय ऑन डिक्लाइंस का होगा। और मेरा अभी भी जो मैंने टारगेट कहा है 8760, हाँ, हालांकि वो आज नहीं आ सकता है, 2-3 दिन लग सकते हैं, नीचे में लेने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं 8610 के स्टॉप लॉस से बाय करूंगा और मेरा टारगेट होगा 8760, जो 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है। बैंक निफ्टी मुझे लगता है 18900, 19300 ये रेंज में होगा। चलिए, तो टारगेट बदले नहीं है, अभी भी 8760 का टारगेट यहाँ पर संदीप दे रहे हैं और उनका मानना जरूर है कि वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। उम्मीद यही थी कि शायद कल के सत्र में 8700 पर हम पहुंचे, लेकिन वो हो नहीं पाया है। गौरांग शाह हमारे साथ है। गौरांग, गुड मॉर्निंग। जिस तरह का मार्केट है, क्या आपको लग रहा है इंडेक्स पर प्ले करना, वहां पर ज्यादा एक्शन और रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई देंगे, या फिर एक मार्केट है जहां पर आप स्टॉक्स चुनिए और वहीं पर अच्छा मोटा पैसा कमाएं? सुप्रभात हर्षदा, मेरे ख्याल से जोखिम झेलने की क्षमता पर निर्भर है ये, और हम ये मानते हैं कि एक ऊपर के तरफ का दायरा जो हमने देखा है 8700, 8730 के आसपास का निफ्टी स्पॉट पर, वो एक ऊपरी तरफ का पड़ाव हाल फिलहाल बन जाता है। और निचला दायरा जो हमने हाल ही में देखा था वो करीबन 8550 के आसपास। तो ये जो 100, 150, 200 पॉइंट का दरमिया है, मेरे ख्याल से अगर आप 8600 के आसपास जाते हैं तो महफूज होगा कि आप निफ्टी खरीदें। और अगर आप कंसोलिडेशन इसी स्तर पर जहां पर हमने कल बंद दिया है, और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है, तो मैं मानता हूं कि जिन कंपनियों के नतीजे आए हैं बेहतर, मिसाल के तौर पर कल ही पावर ग्रिड के नतीजे आए, आज कुछ हम अपग्रेड्स देख रहे हैं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, हमारे भी कवरेज यहां पर काफी लंबे समय से पॉजिटिव थी। तो बात बनती है कि अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ज्यादा है तो आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लें, अन्यथा निचली स्तर पर अगर आप निफ्टी पर दाव लगाते हैं, अगर आपको एफएनओ में काम करना है, तो मेरे ख्याल से निफ्टी में निचले स्तर पर दाव लगाना, लॉन्ग करना बेहतर होगा। ये तो इसका मतलब बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति थी वो अभी भी बरकरार है, और कल भी अगर आपने गिरावट में खरीदारी करी तो आपको फायदा ही हो रहा है। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं, चलिए जानते हैं आज के टॉपिक्स। बागले साहब बताइए एक शेयर जिस पर आप सबसे ज्यादा बुलिश हैं आज। हेमंत, मैं हिंडाल्को के साथ जाऊंगा। ये हमारा कल बीटीएसटी था, मुझे लगता है इसमें मोमेंटम कंटिन्यू होगी। मैं इसको 149 के स्टॉप लॉस से लेने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 166, जो 1 या 2 या 3 दिन का व्यू है। कल ही नया 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर भी स्टॉक ने छुआ है, काफी सारी लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नजर आई हैं, तो अच्छी तेजी यहां पर आप उम्मीद कर रहे हैं बनती हुई। गौरांग, आपका आज का एक टॉप पिक कौन सा होगा? तो एक, अगर मुझे विकल्प तो काफी सारे हैं हेमंत, मध्यम, लंबी अवधि, छोटी अवधि में, लेकिन हाँ, अगर कहीं पर एक चुनना है मुझे तो मैं टाटा मोटर को पसंद करूंगा। यहाँ पर हमारी कवरेज काफी लंबे समय से खरीदारी की बरकरार है, और जिस तरीके से आंकड़े आए महीने दर महीने, खास करके जेएलआर विदेशी बाजार को लेकर के, तो हमें काफी उत्साह है। खरीदारी की राय तब भी बरकरार थी जब चाइना को लेकर के संकट पैदा हुआ था, और ये इसने 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ था, और ये वही स्टॉक है जो गिरकर उभरा है और 52 हफ्तों की ऊंचाई पर चल रहा है। तो टाटा मोटर में खरीदारी की राय होगी। लंबी अवधि के, मध्यम या लंबी अवधि के नजरिए से एक कंजर्वेटिव टारगेट हम 580 का बना करके चल रहे हैं। ओके, 580 का टारगेट और एक कंजर्वेटिव टारगेट है, यानी कि यहां से अगर माहौल और बेहतर होता है शायद उससे भी बेटर रिटर्न्स टाटा मोटर्स में आएंगे। लेकिन गौरांग, आपने जो कहा, अगर जोखिम यानी कि रिस्क बेयर करने की क्षमता है तभी स्टॉक्स पर फोकस करें। आपको क्या लग रहा है, काफी महंगे हो चुके हैं स्टॉक्स, यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बिल्कुल नहीं है, ज्यादा जोखिम दिख रहा है करंट लेवल्स पर अगर कोई स्टॉक्स चुनने जाता है? अगर आप धातु क्षेत्र में चुनते हैं हर्षदा, और मैं यही कह रहा था कि जब पैसा शेयर बाजार का पीछा करता है हर्षदा, तो मूल्यांकन को लेकर के अगर आप किसी तरह की रणनीति बनाने जाएं या फिर अपने आप को कन्विंस करने जाएं, तो ये हमारे ख्याल से बहुत ही बड़ी मायूसी और नासमझी होगी, दोनों ही साथ में होगी। क्योंकि जब भी हमने देखा है कि शेयर बाजार में लिक्विडिटी चेस करता है अलग अलग शेयर बाजार को, चाहे वो डेवलप्ड बाजार हो या फिर इमर्जिंग मार्केट्स हो, तो
हर एक ऊपरी स्तर आपको निचला स्तर दिखेगा, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी बड़ी मात्रा में है कि हर एक गिरावट पर या फिर हर एक ऊपर के तरफ के दायरे में आपको खरीदारी आते दिखाई दी। और खास करके उन शेयर में हर्षदा जहां पर नतीजों के आधार पर सूरत हाल बेहतर होती हुई दिखाई दी है, और ये आसार बन के उभर के आ रहे हैं जो कि आपको अंदेशे दे रहे हैं कि आने वाली तिमाही में शायद जो नतीजे हैं वो और भी बेहतर हो सकते हैं। अगर उसी आकलन को लेकर के चलूं तो मिसाल के तौर पर अभी मैंने जो जिक्र किया टाटा मोटर्स का, वो मुझे काफी पसंद है, और इस स्तर पर या गिरावट पर किसी भी स्तर पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, और टाटा मोटर्स के लिए एक अच्छी खबर भी आई है, ये भी आपको बता दूं। S&P ने अपग्रेड की है इनकी लॉन्ग टर्म रेटिंग BB से BB+ कर दी है, और S&P ने JLR ऑटोमोटिव लॉन्ग टर्म रेटिंग को भी अपग्रेड किया है। तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स S&P की तरफ से ये एक अच्छी खबर आती हुई, और आज जब पारसी न्यू ईयर भी है और ये ग्रुप देखिए पारसी द्वारा ओन भी होता है लोग सपाट। लेकिन आज बाकी के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनकी राय निफ्टी पर क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। और राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई वैशाली पारिक देखिए कह रही है प्रभुदास लेदर की खरीदारी ही करनी चाहिए आपको। आज के लिए जो टारगेट है वो 8685 का दे रही है, 8580 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। वहीं सिमी बॉम्बे का भी मानना है कि तेजी की पोजीशन ही लेना बेस्ट है इस मार्केट में। 8590 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट जो रहेगा वो 8690 से 8720 का रहेगा। AK प्रभाकर की राय लेकिन देखिए इन दोनों के विपरीत है, वो कह रहे हैं कि बेचकर चलिए उछाल में। 8420 का टारगेट दे रहे हैं, 8710 का स्टॉप लॉस भी। वहीं नीरव वखारिया कह रहे हैं कि तेजी में ही रहिएगा, 8685 का टारगेट लेकिन इन्होंने सामने रखा है, और स्टॉप लॉस है 8610 का। हिमांशु शर्मा की राय भी आपकी स्क्रीन पर ट्रस्ट लाइन के, और ये कह रहे हैं कि खरीदारी करिए, 8690 का टारगेट दे रहे हैं, 8591 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो आपने देखी 5 एक्सपर्ट्स की राय, 5 में से 4 हैं बुलिश और AK प्रभाकर ये हैं बेरिश। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि खबरों में सुर्खियों में। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन CNBC आवाज पर, और आज आपको बता दें एक बड़ी डील जो फार्मा और फाइनेंस कारोबार की दिग्गज कंपनी प्रिमल एंटरप्राइजेज ने की है। जल्द ही ये US की एश स्टीवेंस को खरीदेगी। दोनों कंपनियों के बीच करीब 350 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। प्रिमल एंटरप्राइजेज के चेयरमैन अजय पिरामल के मुताबिक स्टीवेंस के साथ हाथ मिलाने का फायदा और विस्तार योजनाओं पर जरूर दिखेगा। That we have been all approved by the US FDA, and we have 12 such plants in the US, in North America, in Europe, as well as in India. Along with the ADC, or the anti-drug conjugate facility, which we have in Grangemouth in the UK, will tie up very well, and therefore we can have customers, we can give them a complete facility. चलिए, तो नॉर्थ अमेरिका में ये तीसरा अधिग्रहण है इनकी तरफ से, और आप देखिए एक के बाद एक छोटी छोटी कंपनियां ये खरीद रहे हैं। बता दूं बायोटेक और फार्मा के कारोबार में है ये कंपनी जो इन्होंने खरीदी है। कल देखिए क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कल टॉप 5 स्टॉक्स में भी हमारे ये शेयर शामिल था, और हमने आपको बताया था इस पर रखिए नजर, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये शेयर शामिल हो रहा था। कल ही के दिन देखिए 7.5% की मजबूती के साथ इस स्टॉक ने समाप्ति दी। और मुझे याद आता है वागले साहब, कल दोपहर में आप कह रहे थे यहां पर खरीदारी भी करनी चाहिए, वो राय जो खरीदारी की है वो बरकरार है, और क्या नई तेजी की पोजीशंस भी बनाई जा सकती है, या आपको लगता है कि मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए एक अच्छी रैली के बाद कल की? हेमंत, थोड़ा स्टॉप लॉस लंबा होगा, क्योंकि कल आई थिंक 6% की मूव कल ऑलरेडी आई है, ब्रेकआउट परसों हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ये 1840 1850 का टारगेट बरकरार है, और हल्का सा करेक्शन आता है 1750 1740, वहां पर मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। एक 40-50 रुपए का रिस्क लीजिए, 1700 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, और ऑन द अपसाइड 1850 1860 तक ये अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक दे सकता है मूव। चलिए, तेजी का खिलाड़ी ये जारी रहेगा, लेकिन डिप्स पर खरीदना बेहतर है। 1700 का स्टॉप लॉस और 1850 1860 के लेवल्स के लिए पिरामल एंटरप्राइजेज में तेजी करे। वो स्टॉक कल काफी भागा है, और यहां पर एक बड़ी डील का फायदा भी इसके हाथ लगेगा। इसके अलावा वो कौन से टॉप 5 शेयर हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, उस पर डालते हैं। ICICI बैंक पर रखिए नजर। जी हां, सिंगापुर की जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है तेमासेक होल्डिंग, उन्होंने ICICI बैंक के ADRs में खरीदारी करी है। जून अंत में उन्होंने खरीदारी करी है, और आप देखिए करीब करीब
2.5 मिलियन शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। याद है फरवरी 2012 में उन्होंने हिस्सेदारी काफी घटाई थी आईसीआईसीआई बैंक में, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आरबीआई ने क्लीन अप का प्रोसेस शुरू किया, उसके बाद आप देखिए यहां पर खरीदारी का सिलसिला वापस से टेमासेक जैसी फर्म ने किया है। तो आज इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। साथ ही जेके लक्ष्मी सीमेंट रेडार पर रहना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की माइन में विस्तार को पर्यावरण मंत्रालय से आखिरकार मंजूरी मिल गई है और यहां पर बड़े पैमाने पर निवेश होने वाला है। करीब 120 करोड़ का निवेश क्षमता बढ़ाने पर किया जाएगा। वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा जेके लक्ष्मी सीमेंट की ओर से। और कुछ दिनों पहले जेके लक्ष्मी सीमेंट के नंबर्स भी काफी अच्छे आए थे, तो इस शेयर पर रखिएगा नजर। लेकिन रखिएगा नजर एलएनटी पर भी। नागपुर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करना है और उसके लिए इनको कल राज्य सरकार की तरफ से, जहां महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने एक लेटर ऑफ इंटेंट दिया है, जिसके जरिए अब आप देखिए ये जो कंपनी है ये 1200 किलोमीटर का ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क नागपुर में बिछाने वाली है। 136 जगहों पर वाईफाई हॉटस्पॉट्स देने वाली है। करीब 100 डिजिटल इंटीग्रेटेड कियोस्क लगाने वाली है। तो काफी बड़ा ऑर्डर है इनके लिए। एलएनटी पर रखिए नजर आज। और साथ ही जस्ट डायल रेडार पर रहेगा। नतीजे आज सुबह सवेरे ही आए हैं, इंतजार कल जरूर था, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो निराशाजनक है। आय में सिर्फ 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही साथ मुनाफा जो है वो सिर्फ 8% बढ़ता हुआ और मार्जिन्स के बुरे हाल है। 27% से घटकर यह आंकड़ा 16% पर आया है। तो एक बहुत खराब परफॉर्मेंस इस कंपनी की ओर से स्टॉक पर रहेगा तबाह। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है और इस समय खबर आ रही है ट्री हाउस की तरफ से। ट्री हाउस के बोर्ड ने रिवाइज मर्जर करने के लिए जो है वो मंजूरी दे दी है। ज़ीलर्न के साथ ये मर्जर होगा। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले भी इस तरह की खबरें आई थी, लेकिन उसके बाद ज़ीलर्न ने कहा कि वैल्यूएशंस महंगे हैं और देखिए वो मर्जर टाल दिया गया था। सेबी भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसके बाद अब वापस से ये खबरें आती हुई कि ट्री हाउस दरअसल मंजूरी दे रहा है कि वो रिवाइज मर्जर स्कीम लाएगा और ज़ीलर्न के साथ ये विलय होगा। हालांकि अभी तक ज़ीलर्न की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं आया और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी तरफ से ऐलान आना। बहरहाल ये खबरें आ रही हैं कि शेयर होल्डर्स को जो है एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेगा और ट्री हाउस के स्टॉक ने बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्ट किया है शेयरधारकों की। अगर आप इसका लंबी अवधि का चार्ट देखें तो आप पाएंगे किस तरह की मार पड़ी है इस स्टॉक में। बड़े डेट से जूझ रही थी ये कंपनी और उसके बाद यहां पर देखिए 6 महीने में 66%। अगर आप और लंबा चार्ट देखेंगे एक साल में तो आप पाएंगे कि जान 92% की गिरावट देखिए एक साल में स्टॉक में देखी जा चुकी है। बहरहाल पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से वो कैसे देख रहे हैं इस डील को। वरान सर बताइए, पहले भी खबरें आई थी, हो नहीं सका था, इस बार लग रहा है कि होने की उम्मीद वापस जग रही है। क्या करेंगे इस शेयर में आप? देखिए हेमंत, ये होना ना होना तो मेरे ख्याल से जब भी होना है तब होगा, लेकिन एक बात है, और जिस तरीके से अभी आप पिछले 6 महीने साल भर में जो निचला दायरा हमने देखा है, तो मेरी राय में तो कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक चेतावनी बिल्कुल दूंगा कि जो भी उछाल आए वहां से मेरे ख्याल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो एजुकेशन रिलेटेड जो भी फार डिस्टेंस वगैरह जो भी है, हमने देखा है कि पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से जो दायरा रहा है वो नीचे के तरफ का रहा है। और मैं ये भी मानता हूं हेमंत के इस क्षेत्र को छोड़ करके और बेहतर क्षेत्र है जहां पर आप निवेश करता है तो फिर आपको जोखिम क्यों बेफजूल में मोड़ लेना है आपकी पूंजी को लेकर के और आपके निवेश को लेकर। चले तो यहाँ पर कॉशियस रहिएगा, क्योंकि वैसे भी ट्री हाउस ने काफी ज्यादा झटका दिया है। जैसे हेमंत बता रहे थे कि पिछले एक साल में करीब 90% तक की गिरावट स्टॉक में देखी गई है और देखना होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा फिलहाल इस रिवाइज मर्जर स्कीम को लेकर के। साफ तौर से इसमें कहा गया है कि एक अगर ज़ीलर्न का एक शेयर है तो उसके सामने आपको एक और शेयर मिलेगा। ये फिलहाल वो मर्जर स्कीम को बोर्ड ने, ट्री हाउस की बोर्ड ने अप्रूवल जरूर दिया है। लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको बताएंगे कि कैसे बाजार में राहुल द्रविड़ की तरह खेलकर आप पैसे कमा सकते हैं ब्रेक के बाद।
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्यूज तो फीके हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज एक्शन जरूर देखने को मिलेगा, नतीजों का असर रहेगा और खबरों का भी। जस्ट डायल उनमें से एक शेयर है जिसमें हमने आपको बताया कि नतीजे निराशाजनक है। मुनाफा सिर्फ 8% बढ़ा है, 39 करोड़ पर आया और इनकम भी 176 करोड़ पर आकर खड़ी हुई है। इस स्टॉक में आपको याद होगा ऊपरी लेवल से भारी भरकम बिकवाली का दबाव भी देखने को मिला है, लेकिन ये रेवेन्यू ग्रोथ जो सिंगल डिजिट पर आई है और मार्जिन 16% पर आए हैं, इससे निराशा हाथ जरूर लगेगी। चार्ट्स पर मुझे बताइए क्या स्थिति दिख रही है और क्या ये एक अच्छा सेल कैंडिडेट रहेगा आज? हर्षदा, थोड़े ऊपर में मैं बेचना चाहूंगा क्योंकि ये काफी गिरा है और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल्स में है और जोन्स में है, तो इन दैट सेंस थोड़ा बाउंस बैक आएगा। 520 540 ये लेवल्स में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, लेकिन एक्शन सेल की होनी चाहिए। पैटर्न बहुत ज्यादा वीक है। उछाल में बिकवाली करिए, मल्टी ईयर लो मार्जिन्स इन्होंने दिखाए हैं और इस स्टॉक ने भी हर्षदा बिल्कुल ठीक सी हाउस की तरह शेयरधारकों का पैसा बिगाड़ा है। हो चुका है जी हाँ, ये भी 1000 के ऊपर था और अब आप देखिए 500 के नीचे पहुंच गया है, तो काफी तेज गिरावट यहाँ देखने को मिली है। लेकिन अच्छे नंबर्स भी आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। और OCL इंडिया, ये वो सीमेंट कंपनी है और जिसने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। आप देखिए मुनाफा जो है 96% बढ़ा है। मार्जिन देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी करीब करीब 5% का इजाफा देखने को मिला है। गौरांग जी, आप देखिए सीमेंट कंपनियां चाहे वो दिग्गज हो या फिर छोटी हो, नतीजे इस बार काफी अच्छे पेश किए हैं। इस शेयर पर क्या व्यू है और सेक्टर में आपको एक शेयर अगर चुनना हो नतीजे आने के बाद तो कौन सा सबसे अच्छा लगता है? तो मेरे ख्याल से ये जो आउट परफॉर्मेंस का सिलसिला या दौर सीमेंट सेक्टर का काफी समय से चला है हेमंत, ये आने वाले समय में और भी गति पकड़ेगा। और ये तो मैं शुरुआत है, मैं अगर ये कहूं तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। और जिस प्रकार से जो ढांचा है इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत देश में, उसको सुधारने के लिए सरकार तो खर्चा करेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आया है, उसके तहत रियल एस्टेट सेक्टर की जो छवि है उसमें सुधार होने की काफ़ी बड़ी गुंजाइश है। और ये भी संभव है हेमंत कि शायद जो कमज़ोर खिलाड़ी हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड एंटिटीज़ हैं, वो मेरे ख्याल से इस रेरा के तहत अपने कामकाज को सफलता से और साफ रूप से करने में उनको कामयाबी नहीं मिलेगी और मर्जर एक्विजिशन का एक बड़ा दौर सिलसिला रियल एस्टेट सेक्टर में हो सकता है, जिसके आधार पर हमें लग रहा है कि जो मजबूत बैलेंस शीट है, मिसाल के तौर पर मैं पहले रियल एस्टेट सेक्टर का जिक्र करूंगा, बाद में आपका जो प्रश्न है सीमेंट पर उस पर आऊंगा क्योंकि काफी लंबी हमारी लिस्ट है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफस्पेस, शोभा, ओबरा रियलिटी, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये सब ऐसी कंपनियां हैं जो इसका फायदा उठा सकती है और रियल एस्टेट सेक्टर में हमें ये सब कंपनियां पसंद है। जहां तक रहा सीमेंट का सवाल, तो तीनों दिग्गज कंपनियों पर हमारी कवरेज है, ACC, अल्ट्राटेक, अंबुजा, लेकिन जो मझौली कंपनियां हैं वहां पर हमारी रुचि कुछ ज्यादा है और वहां पर लिस्ट है मंगलम, JK लक्ष्मी, हाइडेलबर्ग, इंडिया सीमेंट, रैमको सीमेंट। और मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये सीमेंट सेक्टर जो है वो आने वाले एक साल के लिए एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इसके बशर्ते ये कहना चाहूंगा हेमंत कि आपको इन सब कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जिनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भारत के चारों दिशा में फैले हुए हो और डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट शेयर बहुत ही उम्दा और दुरुस्त हो। चलिए, तो ऐसी कंपनियों पर फोकस करें जिसका देश भर में कारोबार फैला हुआ हो, वहीं पर ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन OCL की बात हो रही थी, चार्ट्स पर आप बताइए क्या स्थिति दिख रही है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और साथ ही साथ अगर आप देखें मार्जिन्स की स्थिति वो काफी स्ट्रांग रही है इस क्वार्टर में, तो चांसेस है कि काउंटर शायद आगे और बिल्ड कर पाएगा तेजी। हर्षदा, मुझे लगता है ये मेरा व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन ये एक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है जो कि आज लिया और 5 दिन में बेचा, ऐसा व्यू नहीं लिया जा सकता। अगर आप 3 से 6 महीने का व्यू लेते हैं तो ये स्टॉक 900 के ऊपर का मेरा व्यू है और 700 से 680 ये करेक्टिव मूव अगर आता है तो मुझे लेना ज्यादा बेटर मैं कहूंगा, और एक 630 का एक स्टॉप लॉस रखे और 3 से 6 महीने का 900, शायद उससे भी ज्यादा 950 तक भी ये जा सकता है। पैटर्न पॉजिटिव है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कंपनी है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है। और OCL की जो पेरेंट कंपनी है दालमिया भारत, उसके नतीजे आ जाने वाले, उस पर भी आज हमारी नजर रहेगी। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, चलिए अब ये जानते हैं और रोज हमें बताती हैं पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए आज कौन से ब्रोकरेज हाउसेज इन शेयरों पर बुलिश है, बेरिश है?
शुरुआत पावर ग्रिड के साथ करते हैं। 4 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई और चारों के चारों बुलिश साउंड कर रहे हैं। कोटक ने बाई कॉल की रेटिंग दी है, लक्ष्य 180 से बढ़ाकर 210 का दिया, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 33 अंकों की बढ़त देखने को मिल सकती है स्टॉक में। सीएलएसए का कहना है कि स्टॉक इस वक्त काफी सस्ता ट्रेड कर रहा है। इन्होंने भी बाई की कॉल दी है, लक्ष्य 200 रुपए प्रति शेयर का दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी राय दी है कि किसी भी कमजोरी पर स्टॉक को खरीदा जा सकता है। आगे जाके कमीशनिंग में कंपनी की बढ़त देखने को मिल सकती है और ओवर रिवेट की रेटिंग दी है स्टॉक पर। इसके अलावा नोमुरा ने भी बाई कॉल दी है 186 के टारगेट के लिए। अब बात करते हैं एशियन पेंट्स की, तो यहाँ पर नोमुरा ने एशियन पेंट्स पर रिड्यूस की रेटिंग दी है, लक्ष्य 771 से बढ़ाकर 1010 का किया है, यानी कि करीब मौजूदा स्तर से 119 पॉइंट की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगली रिपोर्ट है सिटी की इंडिगो पर। इनका कहना है कि इंडिगो का एसेट लाइट स्ट्रक्चर को देखते हुए 5% का जो डिविडेंड यील्ड दिया है कंपनी ने वो काफी अच्छा है। न्यूट्रल से बढ़ाकर बाई की रेटिंग दी है और लक्ष्य 1100 रुपए प्रति शेयर का दिया है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 38% की बढ़त इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। राइट, तो इंडिगो में 1100 रुपए का लक्ष्य सिटी की तरफ से आ रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। हालांकि नतीजे इस बार इतने उत्साहजनक नहीं थे, लेकिन सिटी इस स्टॉक पर बुलिश होता हुआ। गौरांग, कैसे देखेंगे आप इंडिगो को और क्या राय रखते हैं आप इस पे? हेमंत, पूरे उड़ान क्षेत्र या फिर एविएशन सेक्टर की अगर आप बात करें तो महज ये एक स्टॉक था जहां पर हमारी खरीदारी की राय थी, और ये तब भी थी जब इसका आईपीओ आया था, और आईपीओ के आने के बाद 2 गुना पूंजी हो गई थी जिनको भी आईपीओ के दौरान ये शेयर्स मिले होंगे। पिछले 2 तिमाही से जो नतीजे आए उसमें थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगी, खास करके जो नए हवाई जहाज इनकी फ्लीट में एडिशन होने थे, सप्लायर की कुछ दिक्कतों के कारण ये नहीं हो पाया। आने वाले समय में मेरे ख्याल से ये आगे जा करके वेट या ड्राई लीज पर बाकी किसी एंटिटी से एयरक्राफ्ट लेते हैं और अपनी फ्लीट में जोड़ते हैं और अपने ऑपरेशंस को कामयाब करते हैं, मुकम्मल करते हैं और जगहों पर इनको पहुंच हो जाती है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, एविएशन मिनिस्ट्री ने ये बात जाहिर की है कि करीबन 30 डिफंक्ट एयरपोर्ट्स हैं जिनको ऑपरेशनली फंक्शन करने की बात की है और कनेक्टिविटी सुधारने की बात की है। तो मैं मानता हूं कि इन सब पहलुओं के आधार पर इस स्तर पर या गिरावट पर लंबी अवधि का नजरिया है तो इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो आप डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में इसमें जोड़ सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन एक पोर्टफोलियो ग्रेड स्टॉक है और यहां पर सिटी ने टारगेट भी दिया है 1100 का। याद रखिए स्टॉक में कल अच्छा खासा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। 826 पर दिन की समाप्ति रही थी और ये भी निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनने वाला है। वो एक ट्रिगर था कल के सत्र के लिए। गौरांग, आपसे इजाजत लेंगे। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। कोई डिस्क्लोजर जिन स्टॉक्स पर आपने खरीदारी की राय दी है? बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया हर्षिता और हेमंत, आपका भी। जिन भी स्टॉक्स पर हमने खरीदारी की राय दी है वहां पर हमारी कवरेज है, ये हमने हमारे क्लाइंट्स को सुझाया, लेकिन मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। शुक्रिया गौरांग। लेकिन शेयर बाजार में धैर्य से ही पैसा बनता है और ये कहना है एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी का। दरअसल सौरभ ने ये निवेश मंत्र अपनी किताब अनयूजुअल बिलियनेयर्स में लिखी है। इस किताब के लॉन्च से पहले सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी ने सौरभ से की खास मुलाकात। आपकी किताब में जो लिखा है कि कोई 15 साल का रेट ऑफ रिटर्न एनुअल लें और 10 साल कंसिस्टेंटली करें तो जो आदमी ऐसे बिजनेस में पैसा लगाएगा वो काफी पैसा कमाएगा। बिल्कुल, ऐसे कुछ उदाहरण आपने दिए हैं। बिल्कुल सर। सो जो मैंने क्रिकेट की दुनिया से एक उदाहरण लिया है, राहुल द्रविड़ का उदाहरण लिया है कि वैसा बैट्समैन जो शांति से खेलता है, धीरज से खेलता है और ये एक टेस्ट करियर बनाया है, जिस टेस्ट करियर में जो 16 साल राहुल द्रविड़ क्रिकेट खेले उन 16 साल में उन्होंने सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन बनाए। ये ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, मैंने क्रिकेट किताब में पॉइंट आउट किया। वैसे ही तरह का बिजनेस मैं ढूंढ रहा हूं जहां पे धीरज से, धैर्य से, फोकस से कोई बिजनेसमैन अपना कंपनी बनाए। तो राहुल द्रविड़ की तरह अगर आप बाजार में भी वही फंडा अपनाएंगे, धीरज से खेले, धैर्य से खेले तो काफी बढ़िया रिटर्न्स और काफी बढ़िया रन रेट से आपके हाथ मुनाफा जरूर लगेगा। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे कुछ और जानकार हमारा साथ देंगे और उनसे समझेंगे कि इन स्टॉक्स पर उनकी नजर है, कहां पर आपका फोकस रहना चाहिए आज के ट्रेड के दौरान।
मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ कार्यक्रम में अब दो और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अमरीश बलिगा जी और किरण यादव, और उनसे जानते हैं वो कैसे देख रहे हैं आज भारतीय बाजारों को। अमरीश, कल का दिन थोड़ा वॉलिटिलिटी भरा रहा था, हालांकि निचले स्तरों से देखिए निफ्टी ने करीब 40 अंक का अच्छा सुधार दिखाया, 120 पॉइंट सेंसेक्स भी सुधरा और बैंक निफ्टी 160 पॉइंट की रिकवरी दिखा रहा था। तो मेरा सवाल भागले साहब से भी यही था, बुल्स की साइड ही रहना इसमें समझदारी है या थोड़ा पल्ला चेंज कर देना चाहिए? कैसे व्यू कर रहे हैं मार्केट? मुझे तो लगता है कि चेंज करना चाहिए, एटलीस्ट इफ यू टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा ट्रिगर्स नहीं है। जीएसटी का ट्रिगर हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रिगर हो गया, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू आर लुकिंग एट द मैक्रो नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, एंड अर्निंग सीजन इज मोर लेस थ्रू। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से ज्यादा कुछ ट्रिगर्स है ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। मार्केट काफी अच्छा चल चुका है। इफ यू सी फ्रॉम द बजट टाइम टिल नाउ 6,800 to 8,700, तो वैल्यूएशंस भी थोड़े एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो थोड़ा कॉशियस रहने का समय है। कॉशियस रहने से बेटर है, बिकॉज like Nifty has given you 27-28% return. Individual stocks have given 50 to 100% plus sort of returns, some of them. So it is prudent to book out to a certain extent. शायद we can wait for the next couple of weeks, next 1 or 2 months. पर मुझे लगता है कि उसके बाद we could see a fresh move up. और जो मैंने पहले भी कहा था कि निफ्टी शुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 9,200, पर शायद दिवाली के अंदर नहीं हो, इट कुड टेक अ व्हाइल लॉन्गर बिकॉज वी ऑलरेडी रन अप सो मच। तो मुझे लगता है कि व्हेन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अ करेक्शन क्लोजर टू अबाउट 8,200 8,300 लेवल्स, उस वक्त फिर से लेना चाहिए। राइट नाउ आई थिंक यू शुड बुक आउट एंड बुक आउट पार्शली, नॉट फुल्ली, book out possibly 15-20% of your portfolio, hold on to cash and deploy at again lower levels. चलो, तो अमरीश की राय साफ है, अब तक जो भी पैसा बना है उसमें से कुछ तो आप घर ले जाएं, और फिर जब बाजार में करेक्टिव मूव आएगा तब आप नई खरीदारी के लिए तैयार होंगे। तो कुछ कैश हाथ में होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितने करेक्टिव मूव की संभावना दिख रही है? किरण यादव हमारे साथ है। किरण, आपकी क्या राय बन रही है और किस तरह का रेंज आपको लग रहा है डाउन साइड में खुलता हुआ दिखाई देगा अगर बाजार इसी तरह के कंसोलिडेशन जोन में जाता है, रहता है रादर, और ग्लोबल क्यूज हमारे फेवर में नहीं रहते हैं? अच्छा, तो ये वेरी गुड मॉर्निंग। बेसिकली मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, और जितने दिन ये इस रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा उतना अच्छा रहेगा। थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेशन होना चाहिए, टाइम करेक्शन होना चाहिए, इसके बाद एक रैली आपको देखने को मिल जानी चाहिए। ऑन द ब्रॉडर सेंस 85-20 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, और 8700 एक बड़ा रेंज है, ऑन द रेजिस्टेंस रेंज है। तो मेरा मानना है कि इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा, वोलेटिलिटी बढ़ती नजर आएगी, तो ये भी एक अच्छी चीज रहेगी, जिसके कारण वीक इन्वेस्टर्स बाहर निकलते नजर आएंगे। तो आज की ट्रेडिंग की रणनीति ऐसी होगी कि करीबन 8600 के करीब अगर निफ्टी मिलता है तो बाय करने की सलाह होगी, क्योंकि इधर एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। 85-80 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऑन द हायर साइड सेकंड हाफ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अच्छी रैली आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 8670 के टारगेट्स आपको आते हुए नजर आएंगे। पर इसमें इस सब में ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करता है। कल भी इसने 19,000 के करीब ट्रेड करता नजर आया। 19,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेक्निकल लेवल है। तो मेरा मानना है कि अभी अगर बैंक निफ्टी में खरीदी करनी है तो 19,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता है तो बाय करने की सलाह होगी, क्योंकि इधर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। तो 19,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता है तो बाय करने की सलाह होगी। 19,030 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 19,350 अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में टारगेट आ जाना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय बैंक निफ्टी और निफ्टी पर किरण की, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद गौरव बिस्सा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे वायदा बाजार की क्या रणनीति है, कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट साइड की पोजीशन आप बना सकते हैं, और बाकी एक्सपर्ट्स की भी टॉपिक्स लेकर आएंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज से। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और एक्सपर्ट्स का पैनल जो है वो और दमदार होता जा रहा है। जी हाँ, हमारे साथ संदीप बागले साहब तो हैं, अमरीश बलिगा जी भी हैं, किरण यादव जी हैं, और अब हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा भी जुड़ चुके हैं, और उनसे जानेंगे कि वायदा बाजार में कौन से ट्रेड आज आपको मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। गौरव, बताइए आपका टॉपिक क्या है आज के लिए?
गुड मॉर्निंग। देखिए फ्यूचर्स में इंडिया को लॉजिंग काफी अच्छा लग रहा है, कंसेशन लॉन्ग पोर्शंस बने हैं इसमें, ऑप्शन में थोड़ी बहुत बाइंग हुई है, चाहे 820 का कॉल ऑप्शन हो या दूसरे स्ट्राइक्स के, वो एक अच्छी बाइंग हुई है, ब्रेकआउट भी दिया है स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से एक 850-860 के लेवल्स के लिए लोग बाय कर सकते हैं। 802 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और 3 या 4 दिन आपको इसमें लेवल्स देखने मिल जाएंगे। नेगेटिव में या वीक स्टॉक्स में अगर बात की जाए तो औरो फार्मा है, औरोबिंदो फार्मा में आप देखिए 780 से कंसिस्टेंटली शॉर्ट्स बन रहे हैं, काफी सारी कॉल राइटिंग हो चुकी है ऊपरी स्ट्राइक्स वगैरह पे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक 745 के स्टॉप लॉस से आप और फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। 722 का इसमें टारगेट होगा और यूनाइटेड स्पिरिट्स या मैकडॉवल जो कहते हैं उसका कप कर सकते हैं, उसमें यही लेवल से शॉर्ट्स बने थे, पहले भी बने थे जब आपको 60-70 रुपीज से क्विक डाउनफॉल देखने मिला था। सिमिलर कैन बी एक्सपेक्टेड दिस टाइम। 2180 का टारगेट होगा, 2260 के इसमें स्टॉप लॉसेस होंगे। ओके, चलिए तो ये 3 कॉल्स निकल कर आई हैं गौरव बिस्सा की तरफ से। यूनाइटेड स्पिरिट्स बेचिए, औरोबिंदो फार्मा बेचिए और तेजी करनी है तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आपको तेजी की पोजीशंस बनानी चाहिए। तो फार्मा शेयर आज थोड़े कमजोर हो सकते हैं क्योंकि मैं देख रहा हूं संदीप वागले जी ने सन फार्मा को टॉप पिक के तौर पर चुना है और उनकी भी यहां पर बिकवाली की ही राय है। और एक खबर भी मैं पहले आपको बता दूं उनसे पहले कि मैं इनसे पूछूं कि इनके टारगेट्स क्या हैं। जो प्रमोटर ग्रुप कंपनी है उन्होंने 1 करोड़ शेयर SBI को गिरवी रखे हैं। करीब 1 करोड़ शेयर को अगर कन्वर्ट करें तो 0.1% की हिस्सेदारी होती है और जो गिरवी रखे हुए शेयर हैं जिसके जरिए पैसा जुटाएंगे वो शायद सुजलॉन में वो निवेश कर सकते हैं। करीब 23% हिस्सेदारी उन्होंने सुजलॉन में खरीदी थी और अब वो सुजलॉन में और पैसा डालना चाहते हैं। तो सन फार्मा के लिए खराब खबर मानी जाएगी। कल हमने फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखी भी थी। वागले साहब, कितना गिर सकता है ये शेयर आज का तो नहीं, बट 2-3 दिन का अगर व्यू लेता हूं तो मुझे लगता है ये 744-740 तक जा सकता है, जो मेरा टारगेट है। कम से कम 7 से 8% यहां से मुझे लगता है नीचे जाना चाहिए और जो 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में हमको ये लेवल्स मिलने चाहिए। 800 के ऊपर अगर ये ट्रेड होता है तो ये स्टॉप लॉस हो सकता है 801 का। ओके, तो सन फार्मा में वो बिकवाली की राय 744 का टारगेट, लेकिन जहां पर सन फार्मा में बिकवाली की राय है वहीं सिप्ला में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। किरण, इनफैक्ट ये आपने पिक किया है और कल हमने देखा था नंबर्स भले ही थोड़े फीके रहे, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी रही और काफी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। तो क्या टारगेट आप दे रहे हैं आज सिप्ला के लिए अगर तेजी में उतरना ही है? हर्षद जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आपको इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है और उसके साथ ही साथ अगर आप डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो उसमें करीबन 5% ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर डेरिवेटिव इंटरेस्ट भी है और उसके साथ ही साथ बहुत अच्छे वॉल्यूम्स और एक प्राइस पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं, इसका भी ब्रेकआउट होता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये सारे के सारे पॉइंटर्स सिर्फ तेजी की ही बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि 530 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, थोड़ा सा डीप डाउन है पर वही होगा और आज के लिए टारगेट 576 होगा, पर 576 में बेचने की सलाह नहीं होगी, उधर एक रिव्यू ले लेना चाहिए और भी अपसाइड इस स्टॉक में बिल्कुल नजर आएगी। ये बहुत कम फार्मा स्टॉक्स है जहां पे आपको तेजी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, चलिए तो सिप्ला में कल जो एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला था वो आज और भी बरकरार रह सकता है और ऊपर जा सकता है ये स्टॉक। ये राय हमारे एक्सपर्ट्स आपको दे रहे हैं। लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक। संदीप, गौरव, अम्बरीश और किरण हमारे चारों ही एक्सपर्ट हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे पहला सौदा। जी हाँ, नजर होगी हमारी आज की स्टॉक 2020 में दोनों ही कप्तानों ने किस तरह के शेयर आपको सुझाए थे, एक क्विक रिकैप देंगे। साथ ही आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा है जो आपको मालामाल कर सकता है, इस पर भी बात करेंगे। आज करेंसी बाजार बंद है, आपको बता दूं पारसी न्यू ईयर के चलते फॉरेक्स और करेंसी मार्केट बंद है, तो रुपए की ओपनिंग आज नहीं होने वाली, लेकिन एक्शन काफी रहने वाला है। कई शेयर हैं जहां पर आज जबरदस्त अप मूव देखने को मिलेंगे। इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद।